नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने कल नेपोलियन को समझा था कि नेपोलियन ने कैसे वहां पर जो है यूरोप में अपने पतन के बीज बोए, महाद्वीपीय सिद्धांत उसका कैसे फेल हो गया और ऑस्ट्रिया प्रसा और स्पेन पुर्तगाल ने मिलकर उसको कैसे दबाया और वियना कांग्रेस में उस पर संधि की और उसको वहां से हटाया। फिर दोबारा वो आया और वाटरलू की लड़ाई में फाइनली हार गया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखी थी कि मैटरनिक की क्या योजनाएं थी, वो सब देखते हुए आगे बढ़े थे और हमने कंप्लीट कर ली थी फ्रांस की क्रांति के बाद की सारी घटनाएं। ठीक है, अब आज हम पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण रहे, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं, ये सब हम आज देखेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, तो आज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को समझ लेते हैं। तो देखिए इसकी क्या पृष्ठभूमि रही कि सबको पता था कि पहले सामंतवाद चल रहा था और सामंतवाद का फिर अंत हुआ और अंत होने के बाद फिर क्या स्टार्ट होगा, जब सामंतवाद का अंत हो गया तो फिर यहाँ पे कृषि सुधार। सामंतवाद क्या होते थे, मोस्टली गांव में ग्रामीण एरियाज में रहते थे और वो किसानों को कंट्रोल करते थे, किसानों पे अपने कर थोपते थे। तो उसका अंत हो गया तो अब कृषि सुधार होगा, क्योंकि अब किसानों का पैसा डायरेक्ट उनके पास जाने लगेगा। सिर्फ एक जगह उनको टैक्सेस देना पड़ेगा, कहीं भी देना। पहले हर जगह हम लोगों ने फ्रांस की क्रांति में देखा था कि कैसे उन पर कर लगाए जा रहे थे। हर जगह की स्थिति लगभग लगभग वैसी ही थी, थोड़ी बहुत अलग थी। ठीक है, तो जब कृषि सुधार होगी, खाद्यान्न उपलब्धता बढ़ेगी, तो जनसंख्या भी, सीधी सीधी सी बात है कि जनसंख्या भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो फ्यूडलिज्म का यहाँ पर अंत हो गया। ठीक है, अब हमने यहीं पर देखा था कि पुनर्जागरण जब देखा था, तो पुनर्जागरण में हमने क्या देखा था कि एक कहानी हम लोगों ने शुरू में सुनी थी कि पुनर्जागरण जो था, पुनर्जागरण के बाद ही वैज्ञानिक क्रांति आई थी और वहीं से फिर हमारा जो है तकनीकी विकास स्टार्ट हो गया था। तो ये 2 पॉइंट्स हमने अभी देख लिए। अब हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन क्या है। ठीक है, तो धर्म सुधार आंदोलन जो था वो प्रोटेस्टेंट द्वारा पूंजी संचय करने को प्रोत्साहन इसमें मिला था। धर्म सुधार आंदोलन जो थे, उनके जो प्रोटेस्टेंट होते थे वो पूंजी संचय करने के लिए जो है हमेशा कैपिटल्स बनाने की सलाह देते थे। ठीक है, अब प्रबोधन, प्रबोधन में हमने देखा था कि प्रबोधन के बाद मध्य वर्ग शक्ति में आया था। प्रबोधन हुआ था वहां पे, हमने देखे थे कांट, देखे था मॉन्टेस्क्यू वगैरह वगैरह, रूसो वगैरह, ये सब प्रबोधन काल में ही आ गए थे वहां पे। और इनके आने पर, इनके विचारों से जो प्रभावित हुआ वो मध्य वर्ग सबसे ज्यादा था, क्योंकि ये भी मध्य वर्ग से कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहे थे और मध्य वर्ग को ही बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे थे। तो मध्य वर्ग का सशक्तिकरण यहाँ से दिखाई देगा हम लोगों को। ठीक है, फिर हमने ये देख लिया था कि नेपोलियन का युद्ध और विस्तार कैसे हुए, कैसे यहाँ पर आर्थिक गतिशीलता बढ़ी। क्योंकि देखिए नेपोलियन का युद्ध जो हुआ है पूरे यूरोप में हुआ और यूरोप के बाहर भी हुआ, मतलब मॉस्को वॉस्को तक भी हो गया है तो यूरोप का ही क्षेत्र वो वाला। तो वहां पे देखा, तब जब बराबर अगर युद्ध होंगे तो फिर आर्थिक गतिशीलता यहाँ पर बढ़ेगी ही। तो हमने ये देख लिया कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत या पृष्ठभूमि क्या रही है। अब आप लोग ये पॉइंट्स आराम से बता दोगे अगर पूछा जाएगा कहीं पे कि औद्योगिक क्रांति क्या है, तो ये औद्योगिक क्रांति है। अब देखिए 70-80 से 80-20 तक इसके क्या जो है रेवोल्यूशन रहेंगे वो देखते हैं। देखिए कहीं भी एक पॉइंट याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा वो तो नहीं है कि जे ब्लांकी है जो, उसने औद्योगिक क्रांति का शब्द जो दिया था सबसे पहले इसी ने दिया था। ठीक है, अब इसकी क्या सीमाएं हैं औद्योगिक क्रांति की वो देखते हैं। कोई भी द्रुत परिवर्तन नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि औद्योगिक क्रांति आ गई तो एकदम से कोई बहुत अचानक वाला परिवर्तन है। ये बहुत धीरे 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 परिवर्तन हुए, फिर जाके औद्योगिक क्रांति का एक बड़ा रूप लिया। ये परिवर्तन तो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गए थे। कहीं ना कहीं जब कुटीर उद्योगों का पतन हो रहा था धीरे धीरे और मशीनीकरण का जैसे जैसे बढ़ावा हो रहा था, तो ये वहीं पर औद्योगिक क्रांति को मान मान सकते हैं शुरुआत से ही कि ये धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी थी। द्रुत परिवर्तन इसका नहीं था, कोई भी क्विक चेंज इसमें नहीं आया था। और ये सीमित क्षेत्र में तकनीकी का प्रयोग करते थे, ये लिमिटेड एरिया थे जहां पर औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा था। ठीक है, कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित थे, जैसे लंदन में ज्यादा था, मैनचेस्टर में थे और बर्मिंघम में था। 3 एरिया जो ज्यादा थे जो कि औद्योगिक क्रांति, क्योंकि देखिए हमारे इधर भी अगर औद्योगिक क्रांति आज के टाइम पे सोचा जाए तो आएगी तो कहाँ पे आएगी, सबसे पहले सीधी सी बात है बड़ी सिटी जो है वहीं पर आएगी, जैसे दिल्ली, मुंबई, हाँ कोलकाता, ये सब बेंगलुरु बेंगलुरु यहीं पर आएंगी। तो ऐसे ही वहां पर भी आई थी, लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में। ठीक है, इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति क्यों आई, ये मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है कि पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब पूछ लिए जाते हैं कि सबसे पहले
इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों आई? तो ये और क्यों नहीं आई? क्योंकि यूरोप तो इतना बड़ा था, और भी सक्षम देश थे, अमेरिका भी था, और उस समय जापान भी एक्टिव हो चुका था, जर्मनी अर्मनी, यहाँ पर क्यों नहीं आई इंग्लैंड में? इंग्लैंड में ही क्यों आई? तो अब देखते हैं इनके क्या रीजन थे कि इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति आई। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए भौगोलिक स्थिति इसकी, जो जोग्राफिकल लोकेशन है इसकी, वो देख के देखिए, ये है इसकी जोग्राफिकल लोकेशन, ये है इंग्लैंड। ठीक है, आप देख रहे हैं ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, कहीं पर भी इसका जो है कहीं से भी सीमा किसी से टच नहीं हो रही है। तो इसको सीमा के लिए तो कार्य करना है नहीं, सीमा फोर्स तो बनाएगा नहीं, तो ये क्या बनाएगा अपना सैनिक, जो नेवी जो है तुम्हारी ये जल सेना है, इसी को बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जल सेना और जो भौगोलिक स्थिति है इसकी, चारों ओर से समुद्री सीमा से घिरा हुआ है। जब समुद्री सीमा चारों तरफ है तो फिर बंदरगाहों का विकास भी चारों तरफ होगा, और कहीं भी इसको अगर व्यापार करना है तो चारों तरफ इसके बंदरगाह बने हुए हैं। तो जोग्राफिकल जो इसकी लोकेशन है उससे इसको फायदा मिला। ठीक है, तो यहीं पर औद्योगिक क्रांति का ये रीजन है नंबर एक। नंबर दो क्या है? कोयला और लोहा उत्पादन में यहाँ पर वृद्धि हुई। देखिए क्या हुआ, सबसे पहले जैसे लोहा तो वहाँ पे पहले ही से संपन्न है, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है कि लोहा पहले से नहीं था, औद्योगिक क्रांति के बाद ही आया है। लोहे से वो पहले से ही लोहे के खनिज से संपन्न था। अब क्या होता है कि पहले जो लोहा गलाने की पद्धति थी वो बहुत ही स्लो थी, क्योंकि वहां पे जो लोहा गलाया जाता था वो लकड़ी से गलाया जाता था, लकड़ी से आग लगाकर फिर वो लोहा गर्म हो रहा है, तो वो एक बहुत ही स्लो प्रोसेस था। फिर इसके बाद कोयला आया, और कोयले से लोहा गलाने लगा, तो कोयला और लोहा का जब दोनों का कॉम्बिनेशन मिला तो फिर जाके ये औद्योगिक क्रांति का ये भी भूमिका बनेगी यहाँ से भी। कैसे? देखिए यहाँ पे भाप इंजन दिखा होगा, जेम्स वाट ने जो स्टार्ट किया था वो भी इसी समय की देन है। और जो कोक और लोहा को गलाने का कार्य किया है तो ये डर्बी एक फैमिली थी, डर्बी फैमिली की देन थी ये। ठीक है, अब देखिए कृषि सुधार। तो कृषि सुधार कैसे होंगे यहाँ पे कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में जो है बाड़ेबंदी होने लगी यहाँ से। देखिए पहले क्या होता था कि छोटे छोटे टुकड़ों में कृषि बटी हुई थी, तो अब एक ही जगह बड़ा बना दिया, छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़े बड़े जो है खेतों को बनाया गया, तो इसको बाड़ेबंदी वहां पर कहा गया, फेंसिंग। तो फेंसिंग से बहुत सी चीजें अलग हो गई, तो यहाँ पर फेंसिंग होने लगी भूमि की, और पूंजीपति खेती शुरू करेंगे। अब कैपिटलिस्ट जो फार्मिंग है वो स्टार्ट कर देंगे। तो अब सीधी सी बात है, एक पहले गरीब किसान खेती कर रहा हो और अब पूंजीपति स्टार्ट कर रहे हो, तो वो थोड़े से अलग, क्योंकि उनके पास कैपिटल की कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो वो कृषि को ज्यादा अच्छे से मतलब क्या ग्रोथ करा सकते हैं। ठीक है, अब किसान का नगर की ओर पलायन होगा, अब धीरे धीरे किसान संपन्न होगा, या फिर उसको नगर रोज जाना पड़ेगा अपनी जो कृषि वस्तुएं हैं खरीद फरोख्त करने के लिए, तो अब उसका भी जो है पलायन होगा नगर की तरफ। ठीक है, माइग्रेशन होगा, और औद्योगिक श्रमिक यहाँ से ये बनेंगे। ठीक है, अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है। देखिए सारे पॉइंट इसमें मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत कोई अलग से पॉइंट हो, सारे पॉइंट आप सोच सकते हो बैठ के आराम से, मतलब 2 मिनट शांत उसकी लोकेशन देखोगे तो सारे पॉइंट धीरे धीरे सोचे जा सकते हैं कि वहां पे क्या स्थिति थी, वहां की क्या परिस्थिति है, तो क्या क्या चीजें बन रही हैं, उनसे आप खुद ही सोच सकते हो। तो देखिए देखते हैं, अब पॉपुलेशन ग्रोथ जो हुई है वो क्यों हुई? क्योंकि हम लोगों ने सबसे पहले ही देख लिया था पृष्ठभूमि में कि खाद्यान्न की उपलब्धता बढ़ेगी, क्योंकि अब सामंतवाद खत्म हो गया है, डायरेक्ट जो खेती है वो किसान खुद ही कर रहा है, और जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो भी खेती में दिलचस्पी अपनी दे रहे हैं, तो दिलचस्पी से खाद्यान्न उपलब्धता अधिक होगी, तो यहाँ से जनसंख्या वृद्धि होगी ही। ठीक है, अब जब संपन्न हो जाएगा आदमी खाद्यान्न वृद्धि, अब तो क्या ही करेगा, फिर तो जनसंख्या बढ़ेगी। अब पांचवा पॉइंट क्या है कि यातायात व्यवस्था का विकास होगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा यहाँ से। कैसे? आप देखिए जब संपन्नता बढ़ेगी, आवागमन ज्यादा होगा, तो पक्की सड़कें बनाई जाएंगी, नहरों का विकास होगा, रेलवे का निर्माण होगा। देखिए सबसे मतलब महंगा जो होता है वो वायु मार्ग होता है सबसे महंगा, फिर उसके बाद क्या होता है? रेलवे, फिर सड़क, और फिर नहीं नहीं, वायु मार्ग के बाद सड़क, फिर रेलवे, और फिर जो है समुद्री मार्ग। ये होता है सिक्वेंस। कैसे? वायु मार्ग से अगर कोई चीज भेजोगे सबसे ज्यादा कॉस्ट आएगी भेजने में लाने में, है ना? और सड़क से भेजोगे तो उससे थोड़ी कम आएगी, रेल से भेजोगे तो उससे भी कम आएगी, और समुद्र से भेजोगे तो सबसे कम आएगी। और उसी हिसाब से इसका उल्टा सिस्टम है वजन से।
वायुसेना मार्ग से आप भेजोगे तो वजन उतना नहीं भेज पाओगे एक बार में, है ना। सड़क में भी उतना नहीं भेज पाओगे। वायु मार्ग की अपेक्षा सड़क में ज़्यादा भेज लोगे, सड़क की अपेक्षा ट्रेन में ज़्यादा भेज लोगे, और ट्रेन की अपेक्षा समुद्र में ज़्यादा भेज लोगे। 10 गुना ज़्यादा चला जाता है ट्रेन की अपेक्षा समुद्र में, बड़े आराम से। तो ये यातायात व्यवस्थाएं, अब पक्की सड़कें और नहरों के विकास भी हो रहे हैं, और 1812 में यहाँ पर रेलवे का निर्माण भी आरंभ हो चुका है। देखिए अभी हम, मतलब अभी तो यहाँ पर अपने यहाँ प्लासी और बक्सर के बाद वहाँ रेलवे का निर्माण बहुत तेजी से आरंभ हो चुका है। ठीक है। अब छठवां पॉइंट क्या है यहाँ पे? छठवां पॉइंट है कि मुद्रा व बैंकिंग सुधार होंगे अब। ठीक है, सीधी सी बात है कि जब पैसा आएगा, है ना, संपन्नता बढ़ेगी, तो मुद्रा और बैंकिंग का भी सुधार होगा। तो 1664 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना यहाँ पर हुई है। तो और आगे केवल लंदन में 100 बैंक खोले गए, सिर्फ लंदन में ही। लंदन मतलब एक अलग जगह है, मतलब थोड़ी सी हटके है, मतलब प्रॉपर इंग्लैंड में जुड़ी हुई नहीं है वो, हटके है। तो वहाँ पर ही सिर्फ 100 बैंकों की, क्योंकि ये दिखाते हैं वहाँ की संपन्नता को कि 100 बैंक हुए हैं, तो ये भी एक औद्योगिकरण का कारण बना। अब देखिए सातवां पॉइंट क्या है? तकनीकी सुधार, टेक्निकल इंप्रूवमेंट कैसे हुए? कि अब देखिए सूत की बेहतर कटाई और बुनाई होने लगी। कैसे? पहले हाथों से की जाती थी, बहुत स्लो स्लो होती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? फ्लाइंग राटर बूम लगाने लगे, बड़ी बड़ी मशीनें लगाने लगे, है ना। इससे यहाँ पर वो बढ़ेगा। अब टेक्निकल में ही हम और ये चीज़ें भी टेक्निकल में ही जोड़ सकते हैं, जो हमने देखा था लोहे में कि भाप के इंजन हैं और लोहा, ये सब हम लोग देख सकते हैं टेक्निकल में भी। और यहाँ पर कह सकते हैं कि अब टेलीग्राम और वो एक लाइन बिछाई गई कि उससे भी मतलब बातचीत का जरिया भी बढ़ा, कह सकते हैं कम्युनिकेशन हाई हुआ यहाँ पर है। ठीक है। अब ये आठवां पॉइंट है कि ब्रिटिश समाज की विशिष्टता की संरचना बढ़ी। देखिए मध्य वर्ग जो है वो सशक्त हुआ, ऑटोमेटिकली यहाँ पर अब मध्य वर्ग सशक्त होगा, और मध्य वर्ग सबसे ज्यादा बचत करता है। आप लोग क्या मध्य वर्ग में ही आते हो ना? मध्य वर्ग सबसे ज्यादा बचत करता है, और फिर निवेश भी सबसे ज्यादा मध्य वर्ग ही करेगा। हमेशा देखिए आप लोग मतलब खुद ही बात करते रहते होंगे कि इसमें जॉब लग जाए, उसमें जॉब लग जाए, जॉब ना लगी तो मैं बिजनेस करूंगा। और बिजनेस कहाँ से करोगे? जब बचत की होगी आपने, तभी तो आप बिजनेस करोगे। तो अभी 1,000-2,000 रुपया जोड़ ही लिए होंगे, तो उसमें से फिर बिजनेस जो है स्टार्ट करना। ठीक है। अब मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग होगा यहाँ से। ठीक है। और फिर उसके बाद विदेश नीति पर ध्यान दिया जाएगा। तो विदेश विदेश नीति जो इंग्लैंड की चल रही है, वो फिर पूरी की पूरी आर्थिक नीति पर मतलब आधारित है, कह सकते हैं। ठीक है। पूरी डिपेंड है आर्थिक नीति पर। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स। ये क्या पॉइंट्स हुए हमारे कि औद्योगिक क्रांति क्यों हुई? तो ये हमारे रीजन थे। अगर इसमें से आप क्वेश्चन आएगा और 3-4 पॉइंट भी डाल दोगे तब भी काम हो जाएगा। तो 2-3 पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जैसे कि जोग्राफिकल उसके जो वो है वो जोग्राफिकल लोकेशन, वो बैंकिंग व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, ये तो क्योंकि देखिए समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्री मार्ग को बढ़ावा तो मिलेगा ही। जो भी ज्यादातर वो अपना किया है तो उसने नौ परिवहन से ही किया है अपना। अब देखिए क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्रांति का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? तो मैं तो इधर सामाजिक प्रभाव बता रहा हूँ सिर्फ, और लेकिन हमें राजनीतिक आर्थिक सारी देखने हैं, तो वो आप खुद लिखना। मैं यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा बता दूंगा आपको। ठीक है। देखिए सामाजिक प्रभाव पर क्वेश्चन आया है, इसलिए मैं सामाजिक प्रभाव को अधिक बल दे रहा हूँ। श्रमिकों का शोषण सबसे अधिक हुआ है यहाँ पर। ठीक है। सीधी सी बात है कि भाई औद्योगिक क्रांति बढ़ेगी, तो श्रमिकों की तो संख्या बढ़ानी ही पड़ेगी। श्रमिकों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी तो उनका शोषण भी बढ़ेगा, क्योंकि श्रमिकों को एक मतलब ज़्यादा संख्या में रखा जाएगा, और उनका जो है उनको कम दाम दिए जाएंगे, और ज़्यादा काम भी करवाया जाएगा। वर्किंग टाइम जो रहेगी उसकी बहुत ज़्यादा रहेगी। अब देखिए गांव से पलायन नगर की ओर हो रहा है। ठीक है। वो पलायन बहुत अधिक बढ़ जाएगा, तो नगरों पे जो है दबाव भी बढ़ेगा। तो ये भी देखना है, और स्वास्थ्य सुविधाएं कम होंगी, क्योंकि सीधी सी बात है अब गांव से निकल निकल के शहरों में हम लोग भी जैसे हैं। देखिए ग्रामीण क्षेत्र से निकल निकल के अब शहरी क्षेत्र में आ गए हैं, तो शहरी क्षेत्र में सीधी सी बात है एक तरीके का दबाव तो है ही। जैसे दिल्ली एक बड़ी सिटी है, मुखर्जी नगर में कितना दबाव है, ये तो जो यहाँ पर रह रहे हैं वो सभी लोग समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं गड़बड़ाएंगी, डॉक्टर लोग फीस बहुत ज़्यादा लेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है। और जीवन प्रत्याशा भी कम होगी, जीवन प्रत्याशा कम हो गई, हम लोगों की भी हो ही गई होगी थोड़ी बहुत कम, तो अब हो सकता है 2-4-5 साल 10 साल कम जिए, है ना। अब श्रमिकों, महिलाओं और बच्चों के लिए कानून बनाए जाएंगे, क्योंकि सीधी सीधी सी बात है कि उनका हरासमेंट किया जा रहा है। श्रमिकों से काम करवाया जाए, महिलाओं से भी 15-15 घंटे काम करवाया जाता है। बच्चों के लिए कोई इससे पहले कानून नहीं थे, तो यहाँ पर कानून बनाए जाएंगे कि बच्चों से कोई ज़्यादा काम ना करवाए। ठीक है। अब 1833 में विधि निर्माण की भी यहाँ पे
स्टार्टिंग होगी, और खनन क्षेत्र में भी कानून बनाए जाएंगे। क्यों बनाए जाएंगे ये कानून, आप समझ ही रहे हैं क्यों बनाए जाएंगे, क्योंकि औद्योगिक क्रांति है भाई, किसी का भी शोषण ना हो सके, इसलिए यहाँ पर नए नए कानून बन के आ रहे हैं। तो ये तो देखिए हमने सामाजिक प्रभाव। अब देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं पहले ही से। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल भी थोड़े थोड़े पॉइंट देख लिए हैं, खुद सोचना है, मतलब ये मैंने सोच के ही लिखे हैं, कोई बहुत ज़्यादा उसमें वो नहीं है, आप खुद सोचिए। अब यहाँ पर पॉलिटिकल बदलाव क्या होंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे पॉलिटिकल पर, तो सीधी सी बात है, जब ये सब हो रहा है, औद्योगिक क्रांति हो रही है, तो उपनिवेशवाद बढ़ेगा, क्योंकि भाई कहीं से तो कच्चे माल जब यहाँ पर माल को मतलब औद्योगिकरण के थ्रू बनाई जा रही हैं वस्तुएं ज़्यादा, तो उपनिवेशवाद तो खोजेगे ही ने इंग्लैंड, क्योंकि उपनिवेशवाद से उसे कच्चा माल रॉ मटेरियल मिलेगा, है ना। मध्य वर्ग का उदय होगा, मध्य वर्ग मजबूत होगा, क्योंकि मध्य वर्ग के पास अब नया मतलब पैसा आ रहा है, नया नया, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी बढ़ेगी। अब पूंजीवाद और साम्यवाद में भी टकराव यहाँ पे देखा जा सकता है, क्योंकि अमेरिका और रूस भी को भी समझते हैं, वहाँ भी नजर रखते रहना चाहिए, तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति बढ़ेगी। श्रमिक आंदोलन बढ़ेंगे, क्योंकि भाई श्रमिक आंदोलन, अब सीधी सी बात है कि श्रमिक एकजुट होंगे, श्रमिक एक जगह कार्य करेंगे, और उन पर अगर कोई मतलब कह सकते हैं हरासमेंट टाइप का होगा, तो वो आंदोलन करेंगे, या उनकी फीस कम दी जाए दिन भर की, या फिर उनको खाना या टाइमिंग ज़्यादा ली जाए, तो इस पे वो आंदोलन करेंगे। राज्य में कार्यों में भी बढ़ोतरी होगी, राज्य के कार्य भी बढ़ाए जाएंगे, सीधी सी बात है। और यातायात प्रबंधन बढ़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा, यातायात प्रबंधन बढ़ाना पड़ेगा, बाल श्रमिक और महिला की दशा पर ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए ये थे राजनीतिक पॉइंट। अब इनमें से एक भी ऐसा पॉइंट है जो आप ना सोच सकें, अगर एग्जाम हॉल में आ ही गया कि औद्योगिक क्रांति के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व या प्रभाव दर्शाइए, हाँ, तो आप लोग इसमें इस पॉइंट को आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए आर्थिक में भी देख लेते हैं, उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, औद्योगिक इकाइयाँ सीधी सी बात है कि बढ़ानी पड़ेंगी, और मशीनीकरण तो बढ़ ही रहा है औद्योगिक क्रांति में, सीधी सी बात है कि जो कुटीर उद्योग है उनको उनका कम हो रहा है वो, और मशीनीकरण सीधा सीधा बढ़ रहा है। और ये थे पॉजिटिव पॉइंट, ठीक है। और नेगेटिव पॉइंट में क्या है, जैसे हमने चर्चा कर ही ली है कि कुटीर उद्योग कम होगा और आर्थिक विषमता आएगी, और औद्योगिक और उद्योग विहीन राज्यों में भी अंतर आएगा, ठीक है। तो ये थे आर्थिक पॉइंट। अब ऑल ओवर नेगेटिव पॉइंट क्या होंगे, देखिए चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये सब तो बढ़ ही रहे हैं वहाँ पे, इतना इतना सब चल रहा है, औद्योगिकरण चल रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर बाल श्रम बढ़ रहा है, तभी तो इनके लिए नियम बनाए जा रहे हैं, इनको बचाया जा रहा है। मलिन बस्ती बढ़ेगी, सीधी सी बात है, मलिन बस्ती बढ़ेगी, जहाँ पे शहरीकरण ज़्यादा होने लगता है, वहाँ पे मलिन बस्ती अपने आप बढ़ने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे कार्य करने वाले कहाँ जाएंगे, बहुत 100 किलोमीटर दूर जाके थोड़ी बसेंगे, बसेंगे तो वहीं, तो वहाँ पे जो बस जाते हैं श्रमिक वर्ग या निचला वर्ग, तो उसको कहने लगते हैं मलिन बस्ती। तो ये बड़ी सिटियों में आपको मिल जाएगी मलिन बस्ती, शायद ग्रामीण एरिया में उतना समझना आसान नहीं है, लेकिन आप जब शहरी क्षेत्र में आओगे तो आपको मलिन बस्ती, बड़ी कॉलोनी होगी कोई, तो उसके आसपास एक मलिन बस्ती जरूर दिख जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, नशे पान भी बढ़ेंगे, लोगों की संख्या बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो नशा भी, सट्टेबाजी भी बढ़ेगी, है ना। और अब जब ये सब हो रहा है, तो पर्यावरण संकट, मतलब अभी देख सकते हैं औद्योगिक क्रांति में वो सारे तत्व दिखाई दे रहे हैं जो इंडिया में अभी दिखाई देते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारा भारत बहुत पीछे है, भारत बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन ये पॉइंट समझने के लिए अभी भारत को देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। आगे क्या है कि जो 1815 से 48 के बीच ब्रिटेन में संसदीय सुधारों के लिए क्या किया गया था, ये कारक अगर पूछ लिए जाए तो फिर हम क्या लिखेंगे, है ना। पार्लियामेंट्री जो रिफॉर्म्स हैं उनको देखते हैं। आप देखिए फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव इस पर सीधा सीधा देखा जा सकता है। अगर आपसे संसदीय सुधारों के प्रोत्साहन के लिए कारक पूछे ब्रिटेन के लिए, तो आप फ्रांसीसी क्रांति का पॉइंट बिल्कुल डाल सकते हैं। देखिए फ्रांसीसी प्रभाव से क्या पॉइंट देखा जाता है, जो फ्रांसीसी मध्य वर्ग था वो अधिक था, वहां पे अधिक बलशाली था, इतना ब्रिटिश मध्य वर्ग इतना है भी नहीं और इतना बलशाली भी नहीं है। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव कैसे देखा जा सकता है, एक सशक्त मध्य वर्ग की जो है उपज हो रहा है, यहाँ पे नया वर्ग उभर के आया है, अभी हमने पीछे ही ऊपर पॉइंट्स में देख लिया है। और औद्योगिक सर्वहारा वर्ग भी एक नया उभर कर सामने आया, ठीक है। तो ये दोनों हमने देख लिए। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं इसमें, कि विभिन्न विचारकों का योगदान, देखिए कौन कौन से, अभी समाजवाद, उपयोगितावाद और मुक्त अर्थव्यवस्था। समाजवाद में रॉबर्ट ओवन का एग्जाम्पल आप लोग डाल देना, है ना। समाजवाद, और आगे हम लोग जब साम्यवाद वगैरह पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से पढ़ लेंगे वहां पर। तो समाजवादी ये मतलब
इनका योगदान देने के लिए इनके नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो समाजवाद में रॉबर्ट ओवन डाल देंगे, उपयुक्तवाद में बेंथम और मिल डाल देंगे, और मुक्त अर्थव्यवस्था का समाधान में हम लोग डाल देंगे एडम स्मिथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट हम लोग इसमें क्या डाल सकते हैं कि राजनीतिक दलों की भूमिका बढ़ेगी। सीधी सी बात है, जब संपन्नता बढ़ती है तो राजनीतिक पार्टी उभर कर सामने आती हैं और कई गुट इसमें बनते हैं। तो यहाँ पर एक टोरी पार्टी, वो जमींदारों की थी, ये उभर के सामने आएगी, और एक हवीग पार्टी, ये मध्य वर्ग की है। ये दोनों पार्टियां उभर के सामने आएंगी। तो अब अगर आपसे संसदीय सुधारों पर कारक पूछे जाएं, प्रोत्साहित कारक, तो आप ये 4 पॉइंट ध्यान रखना। क्या क्या? फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, विभिन्न विचारकों का योगदान और राजनीतिक दलों की भूमिका। ये 3-4 पॉइंट आप इसमें से अगर 2 पॉइंट भी आप याद रख पाए, ये 2 लिख दिए और 1-2 पॉइंट आप खुद सोचकर वहां पर लिख दिए, तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या, ब्रिटेन में फ्रांस जैसी रक्तपूर्ण क्रांति क्यों नहीं है। मतलब फ्रांस में जो रक्तपूर्ण क्रांति हुई थी, तो वो ब्रिटेन में क्यों नहीं हुई, ये कहा जा रहा है। तो अब ये ऐसे क्या कारण रहे यहाँ पर कि वो वाली क्रांति नहीं हुई। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं यहाँ पर कि ये कोई वैसी क्रांति नहीं है, ये इंडस्ट्री को लेकर रेवोल्यूशन हो रहा है। ये कोई मारकाट वाली क्रांति नहीं है कि किसी राज्यवंश को नहीं हटाया जा रहा है यहाँ पे, कि राजवंश को हटा के और जो है कि आम आदमी अपना जो हक मांग रहा हो, वो सब कुछ नहीं है यहाँ पर। तो ये एक मशीनीकरण का युग है, तो इसमें मारकाट किस किस चीज की, तो रक्तपूर्ण क्रांति तो इसको बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो देखिए कैसे इन पॉइंटों को देख लेते हैं पहले। मध्य वर्ग की मांगे यहाँ पर क्या रहती हैं कि सीमित सरकार की शक्ति, मुक्त व्यापार की नीति, ये मध्य वर्ग को दी जाए, और मताधिकार का विस्तार किया जाए। बस ये 2 मांगे हैं मध्य वर्ग की यहाँ पर, वो आराम से इनको मिल ही जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई टकराव तो हो नहीं रहा है। तो जब मध्य वर्ग को ये मांगे मिल जाएंगी, और सरकार का दृष्टिकोण क्या है, देखिए मध्य वर्ग के लिए और निम्न वर्ग के लिए यहाँ पर डिमांड तो हो ही रही है, डिमांड तो ये लोग कर ही रहे हैं। तो अनाज कानून रद्द कर दिया जाएगा, और मुक्त व्यापार नीति लागू कर दी जाएगी। किसके लिए? मध्य वर्ग के लिए। और 1832 में संसदीय कानून भी यहाँ पर संसदीय सुधार कानून लागू कर दिया जाएगा, जो कि मध्य वर्ग के लिए है। अब क्या बचा? 2 ही वर्ग थे यहाँ पर, मध्य वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग तो ये सब चीजों से अलग है, वो तो औद्योगिक क्षेत्र में चल ही रहा है। तो मध्य वर्ग अपनी डिमांड कर रहा है, तो उसको उन्होंने तुरंत दे दी, बहुत ज्यादा उसमें उतार चढ़ाव आया नहीं। अब बचा निम्न वर्ग, तो निम्न वर्ग के लिए उन्होंने कठोर नियम लागू किए, और आंदोलन इन्होंने फिर अपना आगे जारी रखा। उससे बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। तो अगर अब आएगा कि ब्रिटेन में फ्रांस जैसी रक्तपूर्ण क्रांति क्यों नहीं हुई, तो आप ये 2-3 पॉइंट तो समझ ही लोगे, है ना। इन्हीं पॉइंटों के आधार पर आप लोग समझ लेना। ये देखिए, ये क्या है, एक मतलब एक पॉइंट है, की पॉइंट्स टाइप के हैं। की पॉइंट्स अगर आपने लिख दिए तो क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं प्रभावी दिखाई देगा। अब देखते हैं आगे, जो लोअर मिडिल क्लास है और लोअर क्लास है, इसमें आंदोलनकारी घटनाएं हुई, परंतु क्रांति क्यों टल गई। तो हमने यहाँ पर देख लिया, देखिए आधा तो यहीं से समझ में आ गया। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग द्वारा आंदोलनकारी घटनाएं हुई, परंतु क्रांति क्यों टल गई, ये चीज तो पूछी जा सकती है, पूछी गई है क्वेश्चन में। तो हमने ये देखा है कि मध्य वर्ग के लिए यहाँ पर देखिए अनाज कानून रद्द कर दिया गया है, और मुक्त व्यापार की नीति लागू की गई। मुक्त व्यापार की नीति मिल गई। मध्य वर्ग तो यहाँ पर कृषक वर्ग ही था, कृषक वर्ग ज्यादा था मध्य वर्ग में, तो ये शांत हो गए। और 1832 में इनके लिए संसदीय सुधार कानून भी लाया गया कि जो भी गलतियां हो उसमें कुछ सुधार करके और उसको नए तरीके से पेश कर दिया गया। तो ये तो हो गया शांत। अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि निम्न वर्ग की जो डिमांड थी उन पर कठोर कानून लागू कर दिए गए, तो उनने आंदोलन जारी रखा। अब देखिए, मध्य वर्ग हट गया, उच्च वर्ग इसमें है नहीं, तो फिर मिडिल वर्ग, ये जो लोअर वर्ग है आपका, लोअर क्लास, वो कितना कितना आंदोलन को आगे ले जा सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न मध्य वर्ग और निम्न वर्ग द्वारा आंदोलनकारी घटनाएं हुई, परंतु क्रांति क्यों टल गई। तो देख लेते हैं आप कैसे पॉइंट्स हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्लैक की टेमर्स मार्च हुआ था, जो 1816 में हुआ था। ये बुनकरों द्वारा किया गया था। तो बुनकरों का समूह था, और मैनचेस्टर से लंदन तक ये लोग पैदल गए थे। तो ये इसका क्रूरतापूर्वक इनका दमन कर दिया गया, क्योंकि ये पूरा लोअर वर्ग था। तो ये वहाँ एक जगह थी ब्लैक कैटी मर्स, तो ब्लैक कैटी मर्स मार्च इसको कहते हैं। ठीक है। अब पीटरलू हत्याकांड हुआ, मजदूरों की सभा चल रही थी 1819 में पीटरलू में। तो पीटरलू में यहाँ पर उन पर गोलियां बरसा दी गई, उसमें भी लोअर वर्ग ही था, मध्य वर्ग है ही नहीं इसमें, है ना। और 1848 की जो क्रांति हुई थी, इसी समय जो है चरम अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई थी। क्या हुआ था? 5 लाख श्रमिकों के 60 लाख हस्ताक्षर हुए थे।
5 लाख श्रमिकों के और 60 लाख हस्ताक्षर होकर वहां पर पहुंचे थे, तो उनका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। सरकार द्वारा मांग ठुकरा दी गई थी, इनकी रिजेक्ट कर दी गई थी, और श्रमिक राजनीतिक मांग से आर्थिक मांग की ओर मुड़ गए थे और क्रांति टल गई। अब श्रमिक क्या है, राजनीतिक मांग से आर्थिक मांग की ओर टल गए, तो वो मुद्दा ही भूल गए कि क्या लेने आए थे और क्या लेकर जा रहे हैं। ठीक है, टलने के कारण क्या रहे, कुलीन और मध्य वर्ग गठबंधन में रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो लोअर वर्ग अकेला रह गया और साम्राज्यवाद ने नए सर्वहारा वर्ग मिल गए, साम्राज्यवाद से नए सर्वहारा वर्ग मिले और ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी राज्य बनाने पर खुद ही प्रयास किया गया। तो ये दो तीन चीजें, जब कल्याणकारी राज्य खुद ही बनाए जा रहे हैं तो वहां पे क्या मतलब कोई रीजन ही नहीं बन रहा है कि यहाँ पर क्रांति आए, है ना, तो ये भी टल गई। तो हमने ये सब देखा औद्योगिक क्रांति में। मोटे मोटे क्वेश्चन जो आए हैं वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए कि क्या क्या पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, तो यहाँ से औद्योगिक क्रांति को आराम से पॉइंट वाइज संभाला जा सकता है। अब देखते हैं इसके प्रभाव, थोड़े बहुत प्रभाव कहाँ कहाँ पे रहे हैं, क्या क्या बदलाव देखे गए हैं। तो देखिए, क्रांति चल रही है यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा देखते हैं मतलब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में। देखिए यहाँ पर तो चीज़ें बदल चुकी हैं, वहाँ पे क्रांति पहले ही हो चुकी है। अब वहाँ पे असर क्या पड़ेगा, तो देखिए वहाँ भी बैंकिंग बैंकिंग सुधार किए जाएंगे और शेयर मार्केट बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा पर बल दिया जाएगा उस समय, क्यों, और आयात निर्यात पर बहुत अधिक बल दिया जाएगा। अमेरिका एक शक्ति के रूप में उभरा था, तो ये सब पॉइंट अपन को याद रखने हैं, है ना, बैंकिंग व्यवस्था ये सब। और जर्मनी पर क्या हुए, तो देखिए अब यहाँ पर चल रही है औद्योगिक क्रांति, लेकिन अभी जर्मनी पे बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। जर्मनी का क्यों देख रहे हैं हम, क्योंकि अब इस समय जर्मनी का जब एकीकरण होगा तो जर्मनी ही पावरफुल में आएगा। तो एकीकरण से पहले वहाँ भी औद्योगिक क्रांति के जो है पॉइंट्स देखे गए, मतलब जर्मनी में औद्योगिक क्रांति का कह सकते हैं एक तरीके से प्रसार देखा गया। तो यहाँ पर भी वही सेम पॉइंट्स रहे जो अभी हम लोग अमेरिका के लिए देखे। अब वहीं पे चल रहा है जापान में भी। तो जापान में क्या चल रहा है, जापान देखिए यहाँ पे शक्ति है एशिया में, जापान ने रूस को भी हराया, जापान ने चीन को भी हराया। तो ये सब पॉइंट जापान में भी लागू होते हैं। जापान इन सबसे बढ़ के आगे का बैंकिंग पे कर रहा है, वो यातायात पे कर रहा है, संचार पे कर रहा है, टेक्निकली चीज़ें बढ़ा रहा है और अपनी सेना को भी बढ़ा रहा है। तो वो तो अब ये नागासाकी वाला ये जो हमला हो गया था अमेरिका के द्वारा, तो जापान शांत हो गया है। नहीं तो जापान भी एक पावर ही था, उसने एशिया में लगभग लगभग सारी कंट्रियों पे उसका भी प्रभाव उसने अपना छोड़ा था और जापान एक महाशक्ति था। तो कहीं ना कहीं हर देश के बारे में एक दो पॉइंट सोच के रखने हैं कि जब औद्योगिक क्रांति हुई, बाई चांस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अमेरिका पे इसके क्या प्रभाव पड़े या फिर जापान पे इसके क्या प्रभाव पड़े, पूछेगा तो वही क्वेश्चन जो कि उस समय पावरफुल कंट्रीज होगी, है ना, पावरफुल नहीं होगा तो उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। तो अमेरिका और जापान पे दो दो तीन तीन पॉइंट बना के पहले ही से रख लो, ताकि जब मेंस दो तो उसमें ये ना रहे कि हमारे कोई पॉइंट ही नहीं थे। दो तीन पॉइंट इसके लिख लो, दो तीन पॉइंट्स इसके लिख लो, बाकी औद्योगिक क्रांति के हमने सारे पॉइंट्स देख ही लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की क्लास यहीं पर शांत करते हैं, रोक देते हैं। और क्योंकि आज औद्योगिक क्रांति कंप्लीट हो गई है, अब आगे हम लोग इटली का एकीकरण और जर्मनी के एकीकरण पर काम करते हुए और विश्व युद्ध की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्या रीजन रहे कि विश्व युद्ध आगे होगा इन देशों के बीच। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।